न्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज का जो चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसको हम हाफ कर चुके हैं। हमने स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी देखा था, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इकोनॉमी, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें हमने देखी थी। एंड देन वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखा था एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से हमने वहां पे हमने स्टॉप कर दिया था। ओके, so let's start and complete this chapter. Any questions till now, Bilal? Okay. Objective of economic growth. Economic growth किसे कहते हैं, जरा पढ़िए। Economic growth may be measured by national product as per head of the population. So economic growth may be measured by increases in the real gross national product. What is GNP? Gross national product per head of the population. क्या मतलब है इस बात से? इससे पता नहीं। Okay, GNP gross national product basically calculate होता है on the basis of the income of per person in the entire company, in the entire country. यानी कि हर इंसान की इनकम कैपेसिटी क्या है, वो कितना कमा लेता है एक महीने में, उसको मेजर करना और उसको किस तरह से मेजर करना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की सूरत में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि उस इनकम से वो शख्स कितने प्रोडक्ट्स खरीद सकता है या उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कौन कौन सी चीजें वो खरीद सकते हैं, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी क्या है, which is known as the gross national product. And economic growth definitely इसी बात पे मेजर होती है कि आपकी पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली एंड अपना घर खुद से चला पा रहे हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशहाल से मतलब ये नहीं कि लग्जरी, खुशहाल मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ, इन्विजिलेशन करें जी। एक्चुअल ग्रोथ क्या कह रही है? इन द लॉन्ग रन इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, पोटेंशियल आउटपुट, ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल ग्रोथ क्या कह रही है कि भाई पोटेंशियल आउटपुट कितना बढ़ा, पोटेंशियल आउटपुट यानी कि सप्लाई। ऑफ कोर्स अगर डिमांड बढ़ेगी तो ही तो सप्लायर मजीद प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, यस और नो? तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना सप्लाई भी बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। यानी कि ये पूरा साइकिल जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा, पूरा साइकिल कि बाइंग परचेजिंग के मतलब एक हाउस होल्ड है, यहाँ से हाउस होल्ड में से बंदे जा रहे हैं फर्म में या कंपनी में जॉब करने के लिए, और कंपनी या फर्म्स क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड्स को। तो ये साइकिल जब तक चलता रहेगा और जितनी तेजी से चलेगा और जितना अच्छा चलेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रोथ। पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ कोर्स कि आपके पास आपके मुल्क में रिसोर्सेज जराए कितने हैं, लैंड एंड रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, ये तमाम चीजें इसमें शामिल। फैक्टर्स नीडेड फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर सस्टेन करना है, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। एक दफा तो आप ग्रोथ पे चले जाते हो, पीक पर पहुंच जाते हो, मगर उस पीक पर, उस सक्सेस की चोटी पर कितनी देर तक आप वहां रह सकते हो, बरकरार रख सकते हो, मेंटेन रख सकते हो उस सक्सेस को। असल मुश्किल काम और असल आपकी जो कैपेबिलिटी का टेस्ट है वो यहाँ आकर होता है, इस पॉइंट पे। यहाँ से तो हर कोई सीढ़ी चढ़ते 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 किसी तरह यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मगर अब यहाँ मेंटेन भी तो करना है, सस्टेन भी तो करना है। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह सस्टेन किया जा सकता है, तो पढ़िए। Sustained economic growth depends heavily on adequate level Okay, sustained economic growth depends heavily on an adequate level of new investment. सवाल है न्यू इन्वेस्टमेंट, लोग कितना आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, which will be undertaken if there are expectations of future growth and demand. Definitely investors invest वहीं करते हैं जहाँ उन्हें उम्मीद नजर आती है, जहाँ उन्हें स्कोप नजर आता है कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ हो सकती है, जहाँ उन्हें पोटेंशियल नजर आता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल इनको नजर आता है तब जाके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे चाइना को पाकिस्तान में कोई ना कोई बात तो नजर आई ना कि उसने इन्वेस्ट किया, और चीन पाक बॉर्डर से वो पूरा जो रोड बन रही है वो प्रोजेक्ट उसने उठाया। तो ये सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इंजेक्शन है। जैसे हमने पढ़ा इंजेक्शन एंड विड्रॉयल, एंड इंजेक्शन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ओके, विड्रॉयल इज अनहेल्दी, injection is healthy. After investment has taken place on the basis of expectations, the level of income will increase. Of course, जब investment हो रही है, project लग रहा है, तो उस project को workable करने के लिए, operative करने के लिए लोग चाहिए। लोग चाहिए तो लोगों के लिए jobs create हो रही है, फिर लोगों के लिए आसानी create हो रही है जब वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा project। So it's giving benefit to the people of that country, and therefore there is a growth in the economy, and income will increase because job will be created, so income will also increase. But there is no reason why the actual level of income should end up increasing as much as the investing business people thought it would. It follows that investment, a factor in growth, is dependent on business confidence in the future, which is reflected in expectations of growth and consumption. अब बात ये, ऐसा नहीं है कि चाइना ने अगर मिलियंस ऑफ रुपीज यहाँ पे लगा दिए हैं, इन्वेस्टमेंट डाल दी है, तो रातों रात ही इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब लोगों को बिजनेस में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये फ्यूचर में ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में दम है और ये बाद में जाके मजीद हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। जब ये लोगों को पता चलने लगेगा, जब ये लोगों को रियलाइज होने लगेगा, तब जाके इनकम पर इफेक्ट आएगा। जैसे कि हमने सीखा था कि स्नोबॉल इफेक्ट, जब शुरू में एक छोटा सा पत्थर होता है, किसी को नहीं पता कि ये छोटा सा पत्थर इतना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये रोल करता करता जब तक नीचे आएगा ये इतना बड़ा बन चुका होगा। लिहाजा जब तक लोगों को पता चलता है या नजर आता है कि वो छोटा पत्थर इतना बड़ा बन गया है, वो रास्ते से हटना चाहते हैं, मगर उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो बच नहीं पाते, और जिसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। सो सेम गोज ओवर हियर कि जब कोई नया नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो बीज दरअसल एक सीड लग रहा होता है, और किसी को भी नहीं नजर आता वो 10 फुट का दरख्त जो उस बीज के अंदर छुपा हुआ है, या उस बीज छोटे से 1.5 इंच के बीज में जो कैपेसिटी, जो पोटेंशियल अल्लाह सुब्हान ताला ने रखी है, वो किसी को नहीं नजर आ रही होती, सिवाय उनके जो के बसीरत रखते हो, जो विजन रखते हो, जो समझते हो इस बात को। और यही बीज फिर एक दिन 10 फुट दरख्त बन जाते हैं, और उस 10 फुट दरख्त में हजारों फल लग जाते हैं, और हजारों फल में फिर हजारों बीज होते हैं, जिनमें अगेन बहुत सारा पोटेंशियल होता है। और वो पोटेंशियल किस फॉर्म में होता है? रैप्ड शक्ल में होता है, रैप्ड शक्ल में। तो यही पोटेंशियल जब एक इंसान का बच्चा भी पैदा होता है, तो यही पोटेंशियल रैप्ड शक्ल में उसके अंदर होता है, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे वो ग्रो होता है, वो अपने पोटेंशियल को अनरैप करता चला जाता है।
and once it is completely unwrapped, he realizes कि एक इंसान की वर्थ क्या है। ऐसे ही तो अल्लाह ने नहीं कहा ना, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक उनकी नज़र में हर आदम की औलाद इकराम के काबिल है। इकराम करम, इकराम रिस्पेक्ट, नोबिलिटी। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने कायनात का राज उसके अंदर छुपा रखा है। उसने कायनात का राज उसके अंदर छुपा रखा है, जो कि वो अपने अंदर भूल जाता है देखना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और यही है कि वो बाहर तलाश करता रहता है और बाहर की दुनिया को मुसख्खर कर लेता है। बाहर की दुनिया जैसे कि मून, प्लैनेट्स, मार्स, हर चीज उसने मुसख्खर कर ली है। गैलेक्सीज की कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने सितारे हैं, नहीं मुसख्खर कर सका तो अपनी अंदर झाती ना मार सका। वो अपने अंदर झाती मारता तो उसे पता चलता कि सुरागे जिंदगी तो उसके अंदर ही छुपा रखा है उसके खालिक ने। The creator has wrapped the secret of the entire universe of this life inside the human heart. And that's where he fails to look. That's where he fails to discover. That's where he fails to dig out from there. So पोटेंशियल तो है ना, पोटेंशियल को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। बीज में पोटेंशियल तो है ना, तो उस बीज को खा, मतलब उसका फ्रूट खा के बीज को फेंक दो डस्टबिन में, या फिर उसी बीज की वैल्यू को समझते हुए उसे किसी जमीन के हिस्से में गाड़ दो और उसे रोज पानी दो, आबियारी करो उसकी, तो उसके अंदर वो पोटेंशियल अनरैप होने लगेगा, एक पौधा सा निकल आएगा और फिर धीरे ही धीरे देखते देखते तुम उसकी आबियारी करते चले जाओगे, उसका ख्याल रखते चले जाओगे, उसे कीड़ों से और उसे दूसरी गैर जरूरी चीजों से महफूज करते चले जाओगे, तो एक दिन वो 10 फुटा दरख्त भी बन जाएगा। मगर वक्त लगता है, इस चीज को वक्त लगता है, अनरैप करने में टाइम लगता है। द प्रोसेस टेक्स द टाइम। सेम दैट द सीक्रेट has been hidden in the heart of a human, and if he finds it, he can start watering it, start taking care of it, and that secret will grow into a huge strong tree. Now coming to the topic, natural resources. Natural resources हमारे पास हर मुल्क में, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानियत के लिए छुपा रखे हैं, तो हर कंट्री के हिस्से में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात यह है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज कई साल लगे हैं इनको बनने में, और इनके इस्तेमाल होने में अगर हम एहतियात ना करें या वाइज इस्तेमाल ना करें तो ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे। और बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाने का मतलब क्या है? यू विल फील अ सेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, कि भाई इतनी वैल्यूबल चीज जो हजारों मिलियंस ऑफ इयर्स को लग गए ऑयल, कोल और अदर मिनरल्स बनते बनते, और आपने उसको एक सेकंड में सारा का सारा निकाल के खोखला कर दिया जमीन को। ठीक है जी, तो ये भी एक फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड, फीलिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट होगी फॉर द कंट्री। सो बहुत एहतियात के साथ अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इमरान खान ने इलेक्शंस फॉर, आपने देखा होगा ओवरसी पाकिस्तानी, उनके लिए क्या ऑनलाइन इलेक्शंस रखती हैं, तो उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क आएगा। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक ई पासपोर्ट्स इनिशिएट किया है। उसने मजीद बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव और टू मेक द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फास्टर। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपकी बिजनेस हो या इकोनॉमी हो या कोई भी चीज हो, काम को आसान और फास्ट कर देती है। नेक्स्ट, capital saving. Technological process progress can be divided into 3 types: capital saving, neutral, labor saving. What is capital saving? पढ़िए। Capital savings, technical advances that use less capital and the same amount of labor per unit of output.
Neutral technical advantage that require labor and capital in the same proportions as before, using less of each per unit of output. Labor saving technical advances that use less labor and the same amount of capital per unit of labor. राइट तो अब आपको ये तीन पढ़ के क्या समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तीन तरह के होते हैं। कैपिटल सेविंग के जहाँ पे कम खर्च में कम इन्वेस्टमेंट में आपने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया और सेम अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट आपको लग रही है, में कोई कमी नहीं है, लेबर वैसी की वैसी ही लग रही है और कम इन्वेस्टमेंट में आपने कुछ टेक्निकल एडवांसेस किए। न्यूट्रल यानी कि उतनी ही टेक्निकल एडवांसेस किए जितने की लेबर को कम किया है या उतने ही कैपिटल प्रोपोर्शन में किए। लेबर सेविंग यानी कि टेक्निकल एडवांसेस ज्यादा है, लेबर कम है और आपने ज्यादा कैपिटल लगा के अच्छी टेक्नोलॉजी ले ली है कि जिसमें आपकी लेबर का कम से कम इस्तेमाल। तो ये तीन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इन्फ्लुएंसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इस जुमले पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाहर बिजनेस करना। एक्सटर्नल ट्रेड यानी बैरूने मुल्क ट्रेडिंग करना, दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे करना, बेहतर करना। अब जैसे जब से माशाल्लाह पीटीआई के इमरान खान आए तो हमारा एक ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा हो, राइट, एक हमारी जो इमेज है इंटरनेशनली वो बेहतर हुई है। तो और मजीद आपने देखा होगा कि उनके एफर्ट्स रहे कि हर कंट्री के साथ एक अच्छे ताल्लुक बनाने के ताकि टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव। जैसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या चीजें हैं कि ये चीजें आपने खुद से देख लेनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है तो उसके कुछ फवायद भी हैं, अगर होती है ग्रोथ तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, एडवांटेज तो समझ आ रही है बात कि भैया मतलब मजा आने वाला है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी तो कंट्री के लिए अच्छा है, कंट्री के आवाम के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है। मगर डिसएडवांटेज ये बात समझ नहीं है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई डिसएडवांटेज भी हो सकती है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। बाहर से ये एक नुकसान हो सकता है कि अगर बाहर से जो है चीजें मंगा रहे हैं तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर बाहर से हम ज्यादा मंगाएंगे तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बात तो सही है, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ बाहर से मंगवाने में तो होती ही नहीं है। इंपोर्ट करने से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, एक्सपोर्ट करने से तो होती। जैसी चीजें दूसरे मुल्क बेच देते हैं, जैसे कि आम की फसल हो गई, तो यहाँ के लोगों को नुकसान है कि जाहिर है वो क्वालिटी और होती है जो बाहर बेचते हैं, पाकिस्तान में क्वालिटी दूसरी हल्की वाली रहती है। फिर ओके कि अच्छा माल बाहर भेज दिया जाता है, हमें अच्छा माल नहीं मिलता, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, थ्री पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल स्ट्राइक करने चाहिए। नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका मतलब है कि वो डिप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द, और जैसे ही डिप्लीट होंगे तो आप खाली हो जाओगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री उसे कहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड है या जो अभी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुई, और एक होती है डेवलप्ड कंट्री। आप ये गौर करेंगे कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पोल्यूशन होता है, क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो चुकी हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज लगी और गाड़ियां और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ वहाँ पे। डेवलपिंग आप देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत पोल्यूटेड है, मगर व्हेन यू कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्री हम फिर भी कम पोल्यूटेड।
क्योंकि हमारे पास अभी इतनी ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं आई, अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, अभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अनटच्ड हैं, ऑलमोस्ट अनटच्ड अगर पाकिस्तान की बात करें तो, ठीक है, बहुत सारे जराए, बहुत सारे रिसोर्सेज अनटच्ड। सो जैसे ही टच होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाएगी, वो एक फायदा है, मगर नुकसान ये नेचुरल रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगी, मोर ओवर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि जहाँ पे पीपल आर अनएबल टू अडॉप्ट टू द डिमांड्स फॉर न्यू स्किल्स एंड मोर ट्रेनिंग। अब देखें, कंट्री में न्यू स्किल्स की डिमांड आ रही है, पता नहीं आपने इसका इसका नाम सुना है या नहीं, ई कॉमर्स, राइट? सो दिस इज अ न्यू स्किल एंड डिमांड एंड विच विल हेल्प यू ग्रो। मगर जो पुरानी जनरेशन है, जो मतलब ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से और ये इंटरनेट की दुनिया से, सोशल मीडिया से अवेयर नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो उन्हें दिक्कत आती है कि भाई ये ई कॉमर्स क्या है, और उनसे नहीं हो पाता। मगर अगर देखा जाए तो ये घर बैठे बैठे ई कॉमर्स इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम, बट you need to have the skills, you need to get the training for that, right? So next, invest more. In order to achieve growth, firms need to invest more. It requires financing, and the finance can only come from higher savings, which in turn require the population to consume less. In the short run, therefore, high growth requires a cut in consumption. यानी अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो फिर आपको सेविंग्स करनी होगी, आपकी पूरी आवाम को सेविंग्स करनी होगी, तब जाके मतलब आपको एक टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए कट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आप अगले वक्तों में ग्रो करें, ताकि आप इन्वेस्ट ज्यादा कर सकें। So these are the few possible disadvantages to growth. Moving ahead, government policies for managing economy. What are the government policies? Policies क्या क्या गवर्नमेंट बना रही है, वो कैसे मैनेज करती है इकोनॉमी को? Please read. Macroeconomic policy objectives relate to economic growth, inflation, and the balance of payments. So we have a few policies, which is policy objectives which relate to economic growth, inflation, unemployment and balance of payments. Basically ये वो चार चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपनी कंट्री की महंगाई पे, अपनी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट पे, और अपनी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या बिलाल? यानी जो पेमेंट्स कर रहे हैं उनका बैलेंस हो। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बैलेंस, बिकॉज ये चीज गवर्नमेंट के हाथ में कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, या किस तरह से इन दोनों को कंट्रोल करती है। नाउ द फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू डिबेट कंटिन्यूज अबाउट देयर रिलेटिव प्रायोरिटी। अच्छा, अब ये जो चारों चीजें में बैलेंस क्रिएट करना है, तो इसमें ये डिबेट ही चलती रहती है कि भैया हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें मतलब क्या चाहिए? नेशनल इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन में ग्रोथ चाहिए, यानी हर इंडिविजुअल की नेशनल इनकम में बढ़ोतरी आए, जिससे ये हमें सिग्नल मिलेगा कि हाँ हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है। ग्रोथ implies an increase in national income in real terms. Increases caused by price inflation are not real increases at all. महंगाई होने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, ये बात तय है। इन्फ्लेशन को कैसे स्टेबल किया जाए, इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने सोची और करते रहते हैं, मगर महंगाई अफसोस एक तरह से मेंटेन हो जाती है, मगर उसे आप कंप्लीटली रोक नहीं सकते। To achieve full employment, job opportunities create करने, to achieve a balance between exports and imports, that is the balance of payments, ये create किया जाए, तो ये सब, इन सब बातों पे तवज्जो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट ने भी तो खर्चा करना है ना, गवर्नमेंट ने भी तो इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है? हेल्थ में, सोशल सर्विसेज में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, ग्रांट्स टू इंडस्ट्री, वेजेस सैलरी की शक्ल में, मटेरियल सप्लाई एंड सर्विसेज की शक्ल में, कैपिटल इक्विपमेंट की शक्ल में, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ कैपिटल की शक्ल में, बेनिफिट्स एंड पेंशंस टू दोज एंटाइटल्ड टू सच। इन सब शक्ल में गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेंड करती है। ओके जी। मोर ओवर, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स।
significance of government tax and spending decisions to companies. Expenditure decisions by government affect suppliers to the government. Of course, अगर गवर्नमेंट कोई फैसला कर रही है खर्चा करने का तो उसके सप्लायर्स को अफेक्ट होगा, जैसे कि डिफेंस का इक्विपमेंट, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कूल टेक्स्ट बुक्स. देयर इज अ नॉक ऑन इफेक्ट. नॉक ऑन इफेक्ट किसे कहते हैं? बिलाल पढ़िए. There is a knock-off effect throughout the economy of government spending that is companies might supply companies which in turn supply the government. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो हो सकता है उन कंपनीज को सप्लाई करे जो कि गवर्नमेंट को करती थी पहले. राइट. नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब है कि जैसे कि एक चेन चल जाती है ना, चेन. मैंने आपको पढ़ाया, आपने किसी और को पढ़ाया, फिर उसने किसी और को पढ़ाया, मतलब एक चेन चल गई ना. या मैंने कोई अच्छा काम किया, मैंने पास ऑन कर दिया आपको, आपने फिर आपने वही अच्छा काम करके किसी और को पास ऑन कर दिया, चेन चल गई. तो नॉक ऑन इफेक्ट भी समथिंग लाइक दैट कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है इकोनॉमी में तो क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी स्टार्ट करती है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सर्विसेज दी और फिर उस कंपनी ने इन टर्न गवर्नमेंट को सर्विसेज दी और फिर गवर्नमेंट ने इन टर्न स्पेंड करके इस कंपनी को सपोर्ट किया. तो ये पूरा एक साइकिल चलता है. दैट इज द नॉक ऑन इफेक्ट. पूरा साइकिल चलता है. और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले सब कुछ कर लो. नहीं, आप अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते इकोनॉमी में. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है. मेरा एक अमल आपके ऊपर अफेक्ट करेगा, आपका हर अमल इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा और इकोनॉमी का हर अमल मुझ पे और आप पे इफेक्ट करेगा. गवर्नमेंट का हर डिसीजन मुझ पे और आप पे इफेक्ट करेगा. तो दैट इज अ नॉक ऑन इफेक्ट. नहीं, टैक्सेशन आफ्टर कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर. कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जितनी है उसके ऊपर टैक्सेशन अगर हम लगाते हैं तो डेफिनेटली, मतलब आपको पता है अभी जीएसटी कितना चल रहा है? 17% या 13% चल रहा है. कितना चल रहा है? जीएसटी, सेल्स टैक्स. हम जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा होता है, which restricts our purchasing power. Of course, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 100 रुपए की बिरयानी खरीद सकती हूँ, मगर वो 100 रुपए की बिरयानी पे 13% टैक्स लग गया है तो वो 113 रुपए की है. मेरे पास 13 रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए. तो ये अफेक्ट करेगी मेरी बाइंग पावर को. फिर मैं सोचूंगी कि मैं कहीं और चली जाऊँ जहाँ और सस्ती बिरयानी मिलती हो, या मैं बिरयानी को छोड़ के दाल चावल पे आ जाऊँ. तो इंसान ये सोचेगा जब वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा. सो देयरफॉर टैक्सेशन हैज एन इफेक्ट. एंड टैक्सेशन किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में. Alright, taxes on company profits, tax allowances affect the after-tax return on investment that companies achieve. Investment by the public sector will tend to be directed towards activities in which the public sector is involved or on fulfilling social needs. Public sector investment might have a longer time scale or have less quantifiable economic benefits than the private sector is able to cope with. अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स एंड स्पेंडिंग डिसीजंस टू कंपनीज. ये हमें जितने भी पॉइंट्स हैं हमें ये एक ही बात बावर करा रही है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी पर भी आता है, उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पर भी आता है और उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो कैरी ऑन होता है. नॉक ऑन इफेक्ट है. अगर आपने देखा हो कि डोमिनोज एक साथ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, एक को अगर गिराओ तो सारे लाइन से गिरते चले जाते हैं. यस और नो? एक Yes. तो अगर हम धक्का देके गिराते हैं तो सारे लाइन से गिरते चले जाते हैं. दिस इज नोन एज द नॉक ऑन इफेक्ट. So government taxation, government spending decisions affect the economy on individual level, on company level, on the whole country level. All right, next. Economic planning. Economic planning again वही सारी बातें हैं, या आप go through कर लीजिएगा.
ठीक है, इसमें कोई नया ऐसा चीज नहीं है। गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है एक्सपोर्ट को, गवर्नमेंट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट करती है, रीजनल पॉलिसीज बनाती है, वही सारी बातें की है। स्टेट इन्फ्लुएंसेस ओवर ऑर्गेनाइजेशंस, अगेन इस मुद्दे में भी वही सारी चीजें कि स्टेट गवर्नमेंट का हर फैसला इकोनॉमी पे असर रखता है। किस शक्ल में? ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करने में मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अफेक्ट होता है, टैक्सेशन अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने में प्रोटेक्शन वर्सेस फ्री ट्रेड, ग्रांट्स किसे दें, इंसेंटिव्स किसे दें, स्पॉन्सर किसे करें, रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कंपनी लॉ क्या बनाएं, एंट्री बैरियर्स, किन के ऊपर एंट्री बैरियर्स लगाएं और किन के ऊपर ना लगाएं, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। अब जैसे कि एक रूल है, एक लॉ है, मिनिमम वेज रेट। मिनिमम वेज रेट आपके लेबर के तबके को तहफ़्फ़ुज़ देती है कि कोई भी एम्प्लॉयर उससे नाजायज काम लेकर उसे बहुत कम और गैर मतलब अनरीजनेबल वेज ना दे, उसे जेन्युइन वेज दे। ठीक है, तो ये मिनिमम वेज रेट प्रोटेक्ट करती है किसके राइट्स को? लेबर के राइट्स को। एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। सोशल पॉलिसी, वर्क प्लेस रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉ, लेबर सप्लाई, स्किल्स, एजुकेशन। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड प्रमोशन, EU GATT ऑब्लिगेशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन टू एलाइज, एड रेसिपिएंट्स। तो ये सारी चीजें आप देखो ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। नाउ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ओवर कमर्शियल डिसीजंस, आउटपुट कैपेसिटी, ग्रांट्स और टैक्सेस, इंसेंटिव्स ये बात तय करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कितना माल बनाएगी। कंपटीशन, गवर्नमेंट लॉज बनाएगी तो ये तय होगा कि मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव होगी या नहीं कॉम्पिटिटिव होगी। मोनोपोलीज, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि यहाँ पे कराची में के इलेक्ट्रिक मोनोपोली बन चुका है, मगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली क्या करते हैं, फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं कंज्यूमर को। और कैसे ब्लैकमेल करते हैं? हम आपकी बिजली काट देंगे, खत्म बात, आपने इतनी प्राइस पे करनी है। सेल्स डिमांड, सेल्स डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स डिमांड से क्या सिनेरियो है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली सेल्स डिमांड को अफेक्ट करती है, सप्लाई और डिमांड पे असर रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज के दिन गवर्नमेंट एक नया टैक्स ला दे जो कि कार्स के ऊपर हो, न्यू कार्स जो भी खरीदेगा उसको कम से कम 25% टैक्स देना होगा, तो डेफिनेटली कार की कंजम्पशन में फिर थोड़ा सा कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे कि भाई हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग कट छट जाएंगे और सिर्फ कुछ ही लोग रह जाएंगे जो कार्स वाकई में खरीद सकते हैं। सो क्या किया गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक टैक्स बढ़ाया, मगर गवर्नमेंट किन चीजों पे बढ़ाती है टैक्स उससे साफ पता चल रहा होता है कि वो क्या चाहती है कि उन चीजों की क्या डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए या डिमांड बढ़ जाए। Then operational decisions पे भी government का influence है, health and safety, employment, consumers, tax. Now coming to the main topic, fiscal policy. What is fiscal policy? Please read. Fiscal policy provides a method of managing aggregate demand in the economy. Fiscal policy एक पॉलिसी है जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में मैनेज की जाती है, और इसके तरीकेकार कौन कौन से हैं? So fiscal policy के क्या क्या तरीकेकार हैं? नंबर 1 गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, नंबर 2 पब्लिक बोरोइंग, नंबर 3 पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, क्या टैक्स रखती है, रेट्स। पब्लिक बोरोइंग, कितना ज्यादा वो पब्लिक से पैसा बोरो करती है यानी टैक्स की शक्ल में। पब्लिक स्पेंडिंग, कितना ज्यादा पब्लिक के ऊपर माल खर्च करती है यानी कि इन्वेस्ट करती है प्रोजेक्ट्स पे, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स पे। सो दीज आर द थ्री बेसिकली टूल्स, और इन टूल्स को क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। इन टूल्स के जरिए अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिमांड को मैनेज कर रही है तो उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं।
अच्छा जी, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जरा पढ़िए किस किस शक्ल में कर सकती है। The government at a national and local level spend money to provide goods and services such as health, service, public education, police force, road and public buildings, and to pay its administrative workforce may also perhaps provide a finance to encourage investment by private industry, for example, by means of grants. तो ये बात समझ आ गई आपको कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहे हैं? पब्लिक सेक्टर सर्विस पे, पब्लिक एजुकेशन पे, रोड्स बनाने में, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रेवेन्यूज पढ़िए। Expenditure must be financed and government must have income. Most government's income come from taxation. Also, some income is obtained from direct charges to user of government services, such as national health service charges. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो ज्यादातर टैक्सेशन की तरफ से होती है या फिर डायरेक्ट चार्जेस करते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस से। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, तो रेवेन्यू, अगेन रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा? रेवेन्यू इकट्ठा होगा कि जब वो टैक्सेशन लगाएंगे, डायरेक्ट चार्जेस टू यूजर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्ट उनसे लेंगे। और मोर ओवर कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से अगर आपने फाइनेंस लिया गवर्नमेंट ने, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। थर्ड एलिमेंट, बोरोइंग। अच्छा, अब बोरोइंग, द अमाउंट दैट गवर्नमेंट मस्ट बोरो ईच ईयर इज नाउ नोन एज द पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली यूके का बता रहे हैं, तो ये यूके रिलेटेड है। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है और उनके यहाँ पे मस्ट है कि हर साल उन्होंने बोरो करना ही करना है कुछ अमाउंट, तो वो उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। और पुराना नाम इसका क्या है? पीएसबीआर, दैट इज पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? If a government decide to use fiscal policy to influence demand in the economy, it can choose either expenditure changes or tax changes as a policy instrument. राइट, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए डिमांड को कंट्रोल करे, तो उसके पास 3 टूल्स हैं जो कि यहाँ पे हमने देखे कि या तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाते, या तो बोरोइंग के लिए, या तो स्पेंडिंग के लिए। इन तीनों में से वो कुछ भी यूज करके डिमांड पे कंट्रोल या काबू कर सकती है। देन ये बाकी सारी डिटेल्स आपने सिर्फ गो थ्रू करनी है, ठीक है। It can increase demand directly by spending more itself. It can increase demand indirectly by reducing taxation. या तो टैक्स कम करके डिमांड इंक्रीज की जा सकती है, या तो खुद खर्चा ज्यादा करके डिमांड इंक्रीज की जा सकती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में आ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपने इग्नोर नहीं करना, आपने गो थ्रू जरूर करना है। और जो अल्लाह भला करे, जिसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम देख चुके। फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का फंक्शन क्या है या मकसद क्या है, पर्पस क्या है? टू रेज रेवेन्यूज, to cause certain products to be priced, to take into account their social cost, to redistribute income and wealth, to protect industries from foreign competition. ये सारे मकसद हैं for any country to impose taxation.
दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या मुराद है फिलहाल? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो ये डायरेक्टली पे कर देते हैं रेवेन्यू अथॉरिटी को, और इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल वही होता है कि जो डायरेक्टली आप चार्ज करते हैं कस्टमर से, ठीक है, डायरेक्टली, जैसे कि इनकम टैक्स की शक्ल में। इनकम टैक्स जैसे ही आपको सैलरी मिली उसमें से 5% टैक्स कट गया और आपको 5% कट के आपको कंपनी देती है वो सैलरी। तो ये क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली ही चार्ज कर रही है कि बिफोर इवन यू गेट दैट मनी इनटू योर हैंड दे आर टेकिंग द टैक्स। ठीक है, आपके हाथ में अभी पैसे नहीं आए हैं, आपकी सैलरी 15,000 बन रही है महीने की, लेकिन 15,000 पे उन्होंने 5% टैक्स काट के कंपनी ने आपको दिया है, तो कंपनी डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पर पे करे। ठीक है, सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स कि कंज्यूमर, अब आपके हाथ में पैसे आ गए हैं, अब आप ये पैसे लेकर जाएंगे और खर्च करेंगे, कपड़े लेंगे, खाना पीना लेंगे, घर का रेंट देंगे, जो भी देंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो जहां जहां जो जो स्पेंड करेंगे उस पे जीएसटी सेल्स टैक्स लगा हुआ है। तो वो सेल्स टैक्स इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स, जो कंज्यूमर के जरिए, प्रोडक्ट के जरिए, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके जरिए फिर आपको मिल रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंच रहे हैं। Next, specific tax is charged at fixed sum per unit sold. Ad valorem tax is charged as a fixed percentage of the price of the good. अब ये indirect tax क्या कह रहे हैं? ये indirect tax is collected by the revenue authority from an intermediary who then attempts to pass on the tax to consumers in the price of goods they sell. Indirect tax are two types, specific and ad valorem. दो types of indirect tax कौन से हैं बिलाल? Number one, स्पेसिफिक टैक्स है और दूसरा है वेल ad valorem tax। ठीक है, अच्छा क्या है ये? फिक्स सम चार्ज कर रहे हैं ऑन पर यूनिट सोल्ड और ये फिक्स परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं ऑन द प्राइस ऑफ गुड। फर्क समझ गए दोनों का? ये फिक्स्ड सम चार्ज कर रहे हैं, ये फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं। नाउ टैक्स एंड इनकम लेवल्स। टैक्स एंड इनकम लेवल्स, एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये कौन सी टैक्सेस हैं और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस हैं, पढ़िए, समझिए और फिर मुझे समझाइए। जो पहला वाला है वो जो है सबके लिए सेम होगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। जैसे कि रोड टैक्स होता है सबने एक कितना पे करना होता है, और प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है ये जो है इसमें से सेम प्रोपोर्शन जो है कट जाता है इनकम के ऊपर। और जो तीसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स, वो शुरू में जो है यानी कि जिनकी सैलरी कम है उन पे नहीं लगता, जैसे बढ़ती जाती है उस हिसाब से टैक्स बढ़ता जाता है उस पर। राइट, रिग्रेसिव टैक्स यानी कि हर चीज पर टैक्स है और सबको देने हैं। अब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अब अमीर तो दे देगा, गरीब के लिए तो बेचारा वो तो पिस गया। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, कि जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बर्डन हो, एक सेक्शन के लिए क्या वो बर्डन और दूसरे सेक्शन के लिए चिल,
कोई मसला ही नहीं। प्रोपोर्शनल टैक्स, सेम proportion of income and tax from all levels of income। अब वही बात होगी कि अगर उन्होंने कहा 10%, तो 10% फिर सबकी इनकम में से 10% चार्ज होगा। अब एक बंदा है, उसकी दिहाड़ी जो है 1000 रुपए, तो उसको भी अपना 10% देना पड़ेगा। तो सेम प्रोपोर्शन जब आपकी इनकम इन टैक्स फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ इनकम में से कट रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। Progressive tax takes a higher proportion of income in tax as income rises। यानी इसमें क्या है? स्लैब्स आ जाते हैं। स्लैब्स यानी कि अगर आपकी इनकम 50,000 से ज्यादा है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 से कम है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10%। तो इस हिसाब से स्लैब्स लग जाते हैं कि 50 लाख फिर उससे ज्यादा। तो इससे क्या होता है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी जिसकी कम आमदन है उसके ऊपर मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स है, जिसकी थोड़ी ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा है, और जिसकी और भी ज्यादा है तो उसके ऊपर और भी ज्यादा परसेंटेज। So this is known as progressive. All right. Direct taxes tend to be progressive or proportional. Income tax is usually progressive. अब ये चीजें नोट कर लीजिए, ये आपके theoretical पेपर है तो इसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं कि direct tax tends to be progressive or proportional, whereas income tax is usually progressive with high rates of tax charged on higher bands of taxable income. Indirect taxes can be regressive, where the taxes are placed on essential commodities or commodities consumed by poorer people in great quantities। ठीक, तो ये सारे मामलात आपको मालूम होने चाहिए। Next, monetary policy. What is monetary policy? Monetary policy uses money supply, interest rate, or credit control to influence aggregate demand. तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो रहा है? यूजेस मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट कंट्रोल्स टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। अ पॉइंट टू बी नोटेड, फिस्कल पॉलिसी में भी आप डिमांड कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप डिमांड कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पे टूल्स कुछ और है, यहाँ पे टूल्स कुछ और है। क्लियर? अच्छा जी, Clear. ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? पढ़िए। Monetary policy can be used as a mean toward achieving ultimate economic objective for inflation, the balance of trade, full employment, and real economic growth. To achieve these ultimate objectives, the authority will set intermediate objective for monetary policy. क्या कहें? जी क्या कह रहे हैं? ये कहना है कि यूज की जाती है ताकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो हासिल कर सकें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें और फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हासिल करने के लिए जो अथॉरिटी है वो इंटरमीडिएट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। जी, तो बेसिकली सारा खेल क्या है? ये फिस्कल और ये मॉनेटरी, ये बेसिकली क्या करना चाह रही है? ये पॉलिसी को कंट्रोल करना चाह रही है, और इकोनॉमी को कंट्रोल करने के इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। एंड बेसिकली क्या करना चाह रही है? अपनी इकोनॉमी के लिए भलाई करना चाह रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाह रही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, रोजगार मिले लोगों को, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन कम हो जाए, ये सारी चीजें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए अथॉरिटीज क्या बनाते हैं? छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। Now, the money supply as a target of monetary policy. Money supply, all right, this is one of the main tools in the monetary policy. Monetary policy का ये main rule क्या है? Money supply. Money supply यानी कि money printing. Money printing. Money printing government के हाथ में है, yes or no? Yes. जब मनी प्रिंटिंग लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसे छाप के मनी सप्लाई बढ़ा के बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, और इसको रोक के, मनी प्रिंटिंग को रोक के भी बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है।
right? So when such a policy is first introduced, the short-term effect would be unpredictable for three reasons. The effect on interest rates might be erratic. There might be a time lag before anything can be done. For example, it takes time to cut government spending and hence to use reduction in government borrowing as an instrument of monetary policy. There might be a time lag before control of the money supply alters expectations about inflation and wage demands. अच्छा, ये basically ये क्या बता रहे हैं कि पॉलिसी इस जब भी कोई नई पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस की जाती है तो शॉर्ट टर्म उसका इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता कि क्या होने उसका मतलब आवाम ने किस तरह रिस्पॉन्ड करने रिएक्ट करने। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपको याद हो कि 2 साल पहले की बात है कि 2 साल नहीं 4 साल हो गए, 4 साल पहले की बात है कि 1000 रुपए के नोट जो थे ना उन्होंने बैन कर दिए थे और बैन करके बोला था कि 2000 के नोट अब हम छापेंगे और देंगे। तो जिसके पास भी 1000 का नोट है और 500 का नोट है तो वो दोनों ही क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। यानी कि वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ब्लैक मनी जो है वो पकड़ी जाए और ब्लैक का पैसा जो है व्हाइट में तब्दील हो जाए। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से थी। अब ये जो नोटबंदी हुई और ये जो नया नोट का रिलीज होना हुआ, अब इससे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में हमें नहीं पता कि क्या इफेक्ट आएगा कि गवर्नमेंट या आवाम जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, आवाम किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपने ये तीन चीजें देखनी है कि लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है। So the effect of on interest rates might be erratic. Erratic यानी यहाँ गड़बड़ हो सकती है। There might be a time lag before anything can be done. Time lag यानी कि वक्त जो है रुक जाए, थम जाए या कोई ऐसा वाकया हो जाए कि इससे पहले कि आपने 2000 नोट्स आउट किए या ये इंफॉर्मेशन अनाउंस की कोई हादसा हो गया। अब वो बड़ा हादसा हो सकता है, कोविड हो गया, हो सकता है कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसा वाकया हो गया कि गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट हो गई कि हम क्या करने जा रहे थे और अचानक से हो गया। ठीक है, तो टाइम लैग आ सकता है। फिर देयर माइट बी अ टाइम लैग बिफोर कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई ऑल्टर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट इन्फ्लेशन एंड वेज डिमांड्स। यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स हो। अब जब अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होगा तो आवाम किसी भी तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है और वो जब रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर क्या होगा, मसला हो सकता है और प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने सोचा भी ना हो सकता है कोई राइट शुरू हो जाए, हो सकता है कोई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन छिड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी जो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की वो फेल हो सकती है। राइट नाउ, इंटरेस्ट रेट्स एज अ टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट्स एज अ टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी गवर्नमेंट किसी हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। A rise in interest rates will raise the price of borrowing. Investment plans may be curtailed. The connection is not a stable and predictable one. Considerable time lag. Okay. तो ये बेसिकली हमें यही बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी तब्दील करके गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है। Now, one other effects of raising interest rates को अगर हम राइज करते हैं, रेज करते हैं, हाई करते हैं तो क्या होगा, पढ़िए। High interest rate will keep the value of sterling higher than it would otherwise be. This will keep the cost of export high and so discourage the purchase of exports. High interest rate will attract foreign investor into sterling investment and so provide capital inflow which help to finance the large UK balance of payment deficit. राइट, तो ये आपको बात समझ आ रही है कि इससे हो क्या रहा है हायर इंटरेस्ट से। ठीक है। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट्स, अगर बैंक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, फर्ज करो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% और अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं 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 9% करो, तो अब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे ना बैंक में आके डिपॉजिट करवाने के लिए। यस और नो? यस। अब लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, हो सकता है फॉरेन लोग भी ज्यादा अट्रैक्ट हो टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू दिस बैंक। सो दिस इज द इफेक्ट। नेक्स्ट,
एक्सचेंज रेट एज अ टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सचेंज रेट अभी हमारा डॉलर कहाँ पहुंच गया है, 185 186 पर जा रहा है, ठीक है, रुपीस पर डॉलर। तो अब इसको कौन मॉनिटर कर रहा है या इसको कौन मैनेज कर रहा है? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी की ग्रोथ, इट डिपेंड्स अपॉन मुल्क के हालात, इकोनॉमी हालात, पॉलिटिकल हालात एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी बातें अफेक्ट करती हैं, इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स जरा पढ़िए इसे, क्या चीज है ये? An economic indicator provide information about economic conditions be used as a way of judging the performance of government. An economic indicator And provides information about economic conditions and might be used as a way of judging the performance of the government. ये indicators हमें क्या बता रहे हैं? मुल्क के हालात बता रहे हैं, economic conditions बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि government किस तरह perform कर रही है, कैसा perform कर रही है। तो इसमें 3 indicators हैं। नंबर 1 leading indicator, नंबर 2 coincident indicator, नंबर 3 lagging indicator। तो जरा पढ़िए leading indicator किसे कह रहे हैं? What is leading indicator? a leading indicator is one which gives an advanced indication of what will happen to the economy in the future. It can therefore be used to predict future conditions. For example, in a value of sterling by say 2% might be used to predict what will happen to the balance of payment and to the rate of inflation. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लीडिंग इंडिकेटर जो है वो एडवांस में बता देता है इकोनॉमी का कि क्या होने वाला है, इसलिए यूज करते हैं ताकि फ्यूचर कंडीशंस प्रिडिक्ट कर सके। लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली एडवांस इंडिकेशन है, ठीक है, ये बात याद रखिए, एडवांस इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। पॉइंट नंबर 1। Point number 2, coincident indicator is one which gives an indication of changes in economic conditions at the same time। यानी कि जब मुल्क के इकोनॉमिक हालात तब्दील हो रहे हैं तो उसी वक्त ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, पी पी पी, मुल्क के हालात चेंज हो रहे हैं। Lagging indicator, you will have guessed, is one of which lags behind the economic cycle. Unemployment, to take an example, often continues to rise until after recession has ended and only starts to fall again after recovery has begun। लैगिंग में क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास मुल्क में इकोनॉमिक हालात खत्म हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज हो चुके हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैव चेंज्ड, और ये इंडिकेटर बाद में बता रहे हैं। तो देयरफॉर दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर। ओके, ये तीनों इंडिकेटर्स क्लियर हैं? क्लियर। There are a number of monetary indicators: the size of the money stock, interest rates, exchange rate, size of the government's borrowing, and the government borrowing as a percentage of gross domestic product. There are a number of monetary indicators. Monetary indicators ये सारे तरह के हैं: money stock का size, interest rates, exchange rate, size of government's borrowing, government borrowing as a percentage of gross domestic product। तो ये सारी बात आपको क्लियर है? इसमें से कोई पॉइंट जो ना समझ आ रहा हो? क्लियर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, दोनों का थोड़ा सा लाइक कंपैरिजन हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसके कुछ जुमले दिए हुए हैं। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, कि कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, क्या सूरत हाल है, ज्यादा इंपोर्ट करना हमारे कंट्री के लिए अच्छा है या एक्सपोर्ट करना अच्छा है। तो ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब देखें इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से मुराद क्या है ना? ये तो हर इंडिविजुअल सोचता है, क्या सोचता है कि भाई मेरी जितनी इनकम है उससे कम मेरा खर्चा हो, यस और नो? क्या ये इंडिविजुअल सोचता है ऐसा कि मैं अगर 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा
8,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि मैं कम से कम सेविंग्स 2,000 की तो करूं, यस। राइट? तो इसी तरह कंट्री भी सोचती है कि भाई मेरी जो जितनी भी आमदन है मेरा खर्चा उससे कम है। अब इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इंपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट करना भी चाहिए। एक्सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, एक्सपोर्ट करने से आपकी रेवेन्यू बढ़ती है। होता क्या है कि एक्सपोर्ट से आपकी रेवेन्यू बढ़ती है और इंपोर्ट करने से आपका खर्चा बढ़ता है। तो डेफिनेटली एक ले मैन जब इस तरह की सोच रखता है, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मेरी जितनी तनख्वाह है उससे कम खर्चा हो ताकि मैं थोड़ा सा सेव भी करूं। तो इसी तरह कंट्री को भी सोचना चाहिए कि भाई मेरा जितना रेवेन्यू है, मैं जितना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उससे कम इंपोर्ट करूं, क्योंकि अगर मेरा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा और मेरी रेवेन्यू कम हो जाएगी, और which will make me put me into burden, into a debt। मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, तो मुझे वो प्रेशर से रिलीज रहना है, तो मुझे ये बैलेंस मेंटेन करना होगा। और इसी को कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस क्रिएट करना आपके क्रेडिट्स में और आपके डेबिट्स में, कितना आपने बैंक से उधार लिया है और कितना आप कमा रहे हैं। तो ये इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, आपकी इंपोर्ट्स में आपके एक्सपोर्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज इंपोर्ट किए जा रहे हो। भाई एक चीज आपके मुल्क में सस्ती मिलती है तो वहीं से लो, वहीं पे बनवाओ, रादर देन इंपोर्ट करने के। बल्कि अपने मुल्क में सस्ता बना के बाहर बेचो अगर तुम्हें लग रहा है कि बाहर बहुत महंगी मिल रही है वो चीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरप्लस और डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। सरप्लस और डेफिसिट का क्या मतलब है बिलाल, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सरप्लस तो सुना हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। सरप्लस बेसिकली क्या है कि आपकी इनकम और आपका एक्सपेंस। इनकम है 10,000, एक्सपेंस है 5,000। 5,000 में सारा खत्म। 5,000 जो आपका बचा है वो आपका सरप्लस है, आपका प्रॉफिट है, आप जो मर्जी चाहे करो इस 5 से। ठीक है। डेफिसिट, आपकी इनकम 10,000 है और आपका एक्सपेंस 11,000 है, तो जिससे आप डेफिसिट यानी खसारे में जा रहे हैं 1,000 से। ठीक है। तो इसी तरह मुल्क में भी ऐसे ही होता है कि कभी मुल्क सरप्लस पे चलता है, कभी डेफिसिट, मुल्क में खसारा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अनएबल टू मैनेज दिस, दे आर अनएबल टू मेक एन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो तब ये केस होता है। हाउ कैन गवर्नमेंट रेक्टिफाई अ करंट अकाउंट डेफिसिट? इसको ठीक कैसे कर सकती है? ये 3 तरीके। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डीवैल्यू करे अपनी करेंसी को। नंबर 2, डायरेक्ट मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स पे ताला लगाए। डोमेस्टिक डिफ्लेशन, डोमेस्टिक डिफ्लेशन टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डिमांड कम करे किसी भी चीज की, यानी पब्लिक को, आवाम को इनकरेज करे कि वो खर्चा ना करें और सेव करें। तो तभी गवर्नमेंट कहाँ से निकल सकती है? डेफिसिट से निकल सकती है। ये कुछ तरीके का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट या मतलब अक्सर गवर्नमेंट्स को एक ही तरीका आता है, वो है टैक्स बढ़ा दो तो निकल आओगे डेफिसिट से। यस और नो? तो यहाँ पे हमारा ये यस। मुकम्मल होता है। ये क्विक क्विज है, जरा करिए इसको सॉल्व, देखते हैं कि आपको कितना रिटेन है, क्या क्या चीजें याद है। आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है, आप इस क्विक क्विज को पूरा सॉल्व करके मुझे बताइए। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? 10 क्वेश्चंस।
हो गया। ठीक, सो बताइए क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का ए। Government policy on taxation, public borrowing and public spending is monetary policy or fiscal policy? अच्छा जी, क्वेश्चन 2। ट्रू। आवाज नहीं आई, बुलाओ। ट्रू। ट्रू। फिर बी। 4 का 4 का बी। 5 ए। 6 इसका सी। 7 बी। 8 बी। 9 सी। 10 डी। 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 अच्छा, चलो आंसर चेक करते हैं। 9 का सी और बी है। लेट्स सी। 9 का सी है दुरुस्त जवाब। 10 का ए है। ठीक है, 10 का क्या है? ए। ये wrong हो गया आपका, करेक्ट है। 8 का वालेकुम अस्सलाम, लाफिज। 8 का है बी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड 7 का है बी। सो सी बी बी, सी बी बी, लेट मी सी। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बी बी ए आर। बी B, D, A. Next, B, B, A. B, B, A. जबरदस्त। हो गया। True and A. True and B. ये दुरुस्त है। Yes. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of 10, 50% आया। सो अब जो गलत हुआ है उसको प्लीज देखें कि क्यों गलत हुआ है और क्या हुआ है, और उसको लर्न कर लें, याद कर लें। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, पब्लिक बोरिंग, पब्लिक स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, मॉनेटरी नहीं कहलाती। नेक्स्ट, which of the following will not be the immediate purpose of a tax measure by, में से कौन सा immediate purpose नहीं है? To discourage an activity regarded as rates, to protect a domestic certain product so as to interest rate से कोई लेना देना नहीं है। Next, number 7, which of the following
Which of the following government aims might be achieved by means of fiscal policy? A redistribution of income between firms and households, a reduction in aggregate monetary demand, a change in the pattern of consumer demand. तो उसमें से 3 तो लग रहा है, तो 3 हमारे पास ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है. अच्छा 2 तो बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि फिस्कल पॉलिसी, aggregate demand, redistribution of income between firms and households. So yes, all these 3 have become the yes, or tend to reduce interest rates. Money supply अगर कम होती है, और डिफ्लेशन होता है, इसका आंसर ए. ठीक है जी. An aggregate demand is insufficient to buy up all the goods and services the company is capable of producing. Aggregate demand is insufficient to buy up all the goods and services the company is capable of producing. That is called a deflationary gap. कोई सवाल जो आपको पूछना है या ना समझ आया हो फिलहाल? नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास हम एंड करते हैं. इंशाल्लाह कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और तब तक आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.